हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट्स फेलियर, रोड टू श्रीलंका, सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल। तो सैयद मुजम्मिल की वीडियो ऑथेंटिक होती है, बगैर ये मतलब कोई फेंकते फूंकते नहीं है, नॉलेज के साथ बात करते हैं और पाकिस्तान के ऐसा बंदा है जो सच्चाई की बात करने से डरता नहीं भाई, सीधी करता है और सारे कोई पार्टी की भी साइड नहीं लेता, टू दी पॉइंट बात करता है। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। पाकिस्तान में महंगाई अरूज पर है और एक ही झटके में 40% प्राइस बढ़ा दी गई है फ्यूल की, जो कि अब 205 रुपये से भी ऊपर जा चुकी है। और अगर बिजली की बात कर ली जाए तो 47% बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है एक ही झटके के अंदर, यानी कि तकरीबन 50% इजाफा इससे पहले जो आप लोग बिल दे रहे थे उस पर अगले बिल पर लग कर आएगा। इससे एक टर्मोइल पैदा हो चुका है पूरे मुल्क के अंदर। पब्लिक ओपिनियन नहायत गुस्से से भरपूर है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और लोगों के पास कोई ऑप्शन ऐसी नहीं है कि वो किसकी तरफ देखें, किसने उनके साथ ये रवैया बरता है। अगर ओवरऑल इम्प्लिकेशंस की बात कर ली जाए तो इम्प्लिकेशन ये है कि एक एक चीज़ महंगी हो जाएगी, चाहे वो एडिबल्स हैं, कोई और चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन से लिंक्ड है। तो जैसे ही आप फ्यूल बढ़ाएंगे वो चीज़ें महंगी होंगी और आगे ये अभी मज़ीद बढ़ना है, क्योंकि IMF कहता है कि 430 अरब रुपए के टैक्सेस और लगाएं। अब भी पेट्रोल के ऊपर थोड़ी सी सब्सिडी बाकी है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक आम पाकिस्तानी ये सवाल पूछता है कि किसकी तरफ उंगली उठाएं, किसकी तरफ फिंगर पॉइंट करें, किसने ये किया है। उसके लिए जवाब ये है कि इसके ज़िम्मेदार सब के सब पॉलिटिकल लीडर्स हैं पाकिस्तान के। वो किस तरह से आपको बताता हूँ। पहली बात ये है कि इमरान खान साहब, जिनके बकौल जिन्होंने पॉडकास्ट में कहा कि मुझे पिछले साल मार्च में मालूम हो गया था कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश की जाएगी, ख़ुद कन्फेस किया। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटा दिया जाएगा, मेरे पास नंबर मौजूद नहीं है। शदीद सियासी दबाव के अंडर थे वो और उनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही थी महंगाई की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन भी उनके ख़िलाफ़ हो चुकी थी। तो हमेशा से पाकिस्तान के सियासतदान कभी भी 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने से आगे का नहीं सोचते, क्योंकि वो स्टेट्समैन नहीं हैं, वो पार्टी के सरबराहान होते हैं। सिर्फ नवाज़ शरीफ हो, जरदारी साहब हों, इमरान खान हो, सब अपनी अपनी पार्टी के सरबराह के तौर पे सोचते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का नहीं सोचते। तो इमरान खान साहब ने भी ये सोचा कि इस कदर शदीद प्रेशर में जब मेरा जाना भी ठहर चुका है और आगे मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी गवर्नमेंट घर जा रही है और आवाम की ओपिनियन मेरे ख़िलाफ़ है, तो क्यों ना एक सब्सिडी ट्रैप सेट करें, यानी कि एक ऐसा फंदा तैयार करें आने वाली हुकूमत के लिए जिसमें हमारा फ़ायदा ये हो कि हम वक्ती तौर पर रिलीफ देकर जाएँ और जैसे ही वो आएँ उनको कीमत बढ़ानी पड़े और वो अनपॉपुलर हो जाएं और लोग हमें दुआएं देना शुरू कर दें, हमें याद करें। तो उसके लिए जनाब ने क्या किया, उसके लिए ये किया कि ओगरा ने उनको समरी भेजी कि 10 रुपये पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाया जाए और उन्होंने PTV पे आके अनाउंस कर दिया कि मुझे 10 रुपये की सब्सिडी की समरी आई है, मैंने उसको रिजेक्ट किया है, मैं 10 रुपये कम करूँगा। तो बजाय 10 रुपये बढ़ाएं उन्होंने 10 रुपये कम कर दिए। अब आप लोग कहेंगे कि ये खान साहब ने ठीक किया, आवाम की रिलीफ के लिए फ़ैसला किया, आपको क्या तकलीफ़ है। तो बात यह है कि ये इसीलिए गलत फ़ैसला था। उसकी वजह यह है कि आपने ख़ुद IMF से एग्री किया था कि हम तेल की और बिजली की कीमत बढ़ाएंगे। वो क्यों? क्योंकि 2019 में आपने 6 अरब डॉलर की किस्त लेने के लिए IMF से बातचीत शुरू की थी। 2021 में ये किस्त अप्रूव हुई थी और इस किस्त के मुताबिक अगर आपको 6 अरब डॉलर IMF के हाथों से चाहिए तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपने टैक्सेस का जो नेट है उसको बढ़ाना है और फ्यूल सब्सिडीज़ को विड्रॉ करना है। जो आप 1 लीटर के ऊपर 40-50 रुपये सब्सिडी दे रहे थे उस टाइम पे एक कमज़ोर इकॉनमी के तौर पर, उसको वापस लेना पड़ेगा और साथ साथ बिजली महंगी करनी पड़ेगी। ये आपने खुद अग्री किया। लेकिन जब आपने देखा कि मेरी हुकूमत जा रही है तो एक पॉपुलिस्ट मूव खेली कि लोगों के अंदर मैं मशहूर हो जाऊं, तो इसीलिए आपने 10 रुपये कीमत बढ़ाने की बजाय कम कर दी। IMF का प्रोग्राम उससे डिरेल हो गया, क्योंकि IMF को सीधा एतराज़ यही है कि आपने एग्री किया था हमसे कि अगर आपको 6 अरब चाहिए तो फिर ये करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छी पॉलिसी है। IMF पाकिस्तान को तबाह करने के लिए एक रोल प्लेयर है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो एक डेड इकॉनमी, एक डेड हॉर्स में से मज़ीद पैसे खींचना चाह रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि अगर आप किसी को क्रेडिट दे भी रहे हैं इस तरह का तो वो निकालना कैसे है आपने।
ये नहीं पता उनको। वो बस ये कहते हैं तमाम सब्सिडीज़ रिवोक करो और जो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं उनको बंद करो, टैक्स बढ़ाई जाओ। लेना कहाँ से है ये उनको नहीं पता, लेकिन सिर्फ प्रेशराइज करते हैं हमें और कोई अल्टरनेटिव नहीं देते। खान साहब ने वो 10 रुपये बढ़ा दिए और उसके बाद सारे के सारे लोग जिनको ये लगा कि उनको रिलीफ मिल गया, असल रिलीफ मिला एक छोटे से तबके को, एलीट को, जिनकी फैक्ट्रियां हैं या फिर जो बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं। फ़ायदा सिर्फ उनका हुआ, आम आदमी का फ़ायदा लॉन्ग टर्म नहीं हुआ, क्योंकि आने वाले दिनों में उसी आम आदमी ने महंगाई को बर्दाश्त करना था। यहाँ तक तो खान साहब की करतूत हो गई कि उन्होंने एक स्टेट्समैन नहीं, एक पैटी पॉलिटिशियन का किरदार अदा किया कि आने वाले दिनों में दूसरी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो जाएं। बेशक उससे पाकिस्तान तबाह होगा, लेकिन होता रहे, मुझे क्या मसला है। उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चले गए घर आराम से। आगे आने वाली हुकूमत की करतूत क्या है वो सुन लीजिए। पीडीएम की गवर्नमेंट आती है जिसमें लेफ़्ट से लेकर राइट तक की तमाम जमातों का एक खिचड़ी पकी हुई है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि उनको ये तक नहीं मालूम था कि अगर हमने पावर अब सीज़ कर ली है तो क्या हमने कंटिन्यू करना या नहीं करना। इतनी कंफ्यूज्ड हुकूमत कि अगर मुझे पता है मैंने एक क्लर्क की नौकरी करनी है तो उससे पहले मैं देखूंगा उसकी जॉब क्या होती है, लेकिन इनको मालूम नहीं था। 1 से 1.5 हफ्ते तक ये सोचते रहे कैबिनेट में वजीर किसको रखना है। आपकी शेडो कैबिनेट तक नहीं है, आपको ये तक नहीं पता कि आपको इक़्तिदार सौंप दिया गया और आपने बंदे कौन से लगाने हैं। और आप क्रिटिसिज्म पीटीआई पे करते थे कि उनके पास टीम नहीं है। ये टीम है आपके पास कि आपको 10 दिन तक मालूम ही नहीं है कि हमारी वजारतें लेनी किसने हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि डायरेक्शन लेने के लिए सारी की सारी पार्टी, चाहे वो खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ हो, शहबाज शरीफ हो, जहाज़ पे बैठ के लंदन जाते हैं, वहाँ एक शख्स बैठा हुआ है, उससे ब्रीफिंग लेते हैं कि आगे क्या करना है, फिर वापस आते हैं। मजाक बना के रखा हुआ है। गवर्नमेंट इन एक्साइल है कि इनको ये मालूम नहीं है कि पावर यहाँ पर है या वहाँ पर है। वज़ीर आज़म आप बने हैं, डायरेक्शन लेने वहाँ बड़े भाई से जा रहे हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, फिर फैसले कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि नवंबर की जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की, उससे पहले ही शायद इलेक्शन हो जाए। ठीक है। पीपल्स पार्टी वाले कुछ सेनेटर्स ट्वीट कर रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन किया जाए। जरदारी साहब कहते हैं कि रिफॉर्म्स की जाएं। उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के स्टेक्स हैं तो वो 5 साल पूरी करे, और रिफॉर्म्स ये की जाएं कि एक तो ईवीएम पे बैन लगाया जाए, वही ईवीएम जो यही पीडीएम की पार्टियां 2017 में इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट का बिल लेकर आई थी पार्लियामेंट में। इन्होंने खुद कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए। अब इन्होंने देखा कि पीटीआई के खिलाफ जा रहा है तो इसलिए आप ये करें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को बंद कर दें, पहली बात। दूसरी बात यह कि नैब के खिलाफ इन्होंने तरमीम की, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। नैब एक बिल्कुल पॉइंटलेस इदारा है, कोई ताल्लुक़ नहीं है एहतसाब से, विच हंटिंग के लिए ये काम करता है और चंद वीडियोस बनाई हुई हैं चंद लोगों की, ब्लैकमेल करके उनसे काम लिया जा रहा है वहाँ से, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये सारा कुछ इन्होंने किया कि इतनी ओवरऑल कन्फ्यूजन है कि किसी पार्टी को क्लैरिटी है ही नहीं कि करना क्या है। जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में याह्या खान साहब आए थे ना, मार्शल लॉ जिन्होंने इनहेरिट किया था अयूब से, उन्हें मालूम नहीं था कि मैंने अब करना क्या है इक़्तिदार में आने के बाद। बिल्कुल वही केस शहबाज शरीफ का है, दैट इज़ अ मैन हु डजंट नो एनीथिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि इलेक्शन करवाने हैं, रिफॉर्म्स करनी हैं, बड़े फैसले करने हैं या नहीं करने। तो गवर्नमेंट में आते साथ ही इनको मालूम था कि ये टैक्स सब्सिडी जो पेट्रोलियम के ऊपर दी हुई है पिछली गवर्नमेंट ने, ये तबाह कर रही है पाकिस्तान को। लेकिन इन्होंने कहा कि हम सख्त फैसले क्यों करें। मरीम नवाज़ जलसों में खड़े होकर कह रही हैं कि हमें सख्त फैसले करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्यों न्याजी का गंद अपने सर के ऊपर लें, नहीं करने चाहिए ये सख्त फैसले हमें। तो मज़ीद ये लोग 15 से 20 दिन ज़ाया करते हैं, सब्सिडी जा रही है, IMF प्रोग्राम नहीं दे रहा, उसके बाद में घुटने टेक के एक साथ ही 40% प्राइस बढ़ा देते हैं और सरेंडर कर देते हैं IMF के सामने। क्लैरिटी क्या है आपकी? कुछ भी नहीं, आपको मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। आधे लोग कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ, आधे कह रहे हैं रिफॉर्म करो, आधे कह रहे हैं अगले साल तक चलो, आधे कह रहे हैं आर्मी चीफ को अपॉइंट करने के बाद जो करना हो वो कर लेना। कोई भी पॉलिसी डायरेक्शन है ही नहीं इस गवर्नमेंट के पास। इतनी कंफ्यूज्ड और इनकम्पिटेंट अमेलगमेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मुसल्लत किया हमारे सर के ऊपर कि जो गंद इमरान खान साहब ने मारा था उसको भी धो दिया इन्होंने ये साबित किया कि हम आपसे बड़े गंद मार सकते हैं। और उसमें से एक ये था कि अभी रिसेंटली वोट को इज्जत दो वाली जमात, असल में नवाज शरीफ साहब की ये पॉलिसी थी पिछले टेन्योर में नून लीग के, कि उन्होंने कहा था कि तमाम सिविल सर्वेंट्स की जो स्क्रीनिंग हुआ करेगी वो IB करेगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि सिविल इंटेलिजेंस इदारा है। अपने बड़े भाई की पॉलिसी को किसने रिवर्स किया? छोटे भाई शहबाज शरीफ ने। और आकर ISI को अभी ये इख्तियार दिया है कि मुल्क में जितनी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगी ऑफिसर्स लेवल की,
उससे पहले एक स्क्रीनिंग रिपोर्ट ISI जारी करेगी, फिर कोई अफसर लगाया जाएगा। ये आपका नैरेटिव है। वोट को इज्जत दो के अंदर से ये निकला है आपके, जिसके ऊपर आपने 2-3 साल पहले जलसे भी किए, कैंपेन की, और आपने लंदन बैठ के खिताब किए कि आपने कहा जनरल बाजवा तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, इस तरह की बातें की। क्या कुछ नहीं कहा आपने, ची गवैरा बन गए, आप रेवोल्यूशनरी बन गए, और उसके बाद में ये निकला है आपके अंदर से। तो पूछे नवाज शरीफ साहब अपने भाई से सवाल कि शहबाज साहब आपने मेरे बयानिए को इस तरह से दफन किया आते साथ कि आपने मेरी पॉलिसीज़ को रिवर्स करना शुरू किया हुआ है। आपका तो बयानिया ये था कि सियासत में मुदाखलत बंद की जाए। इमरान खान साहब का ये था कि मुदाखलत की जाए, रोकी ना जाए। उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव ये है कि मुदाखलत रोकी ना जाए, आपका ये है मुदाखलत बंद की जाए। तो आपने खुद ही अपनी सारी की सारी जो सिविलियन सुप्रेमेसी की एक अथॉरिटी है उसको सरेंडर कर दिया। सारी ब्यूरोक्रेसी आपके हाथ से निकल गई, और बाद में आप पीटते भी हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। जो पावर में आता है बूट पॉलिश करने की रेस में पड़ जाता है। What is the difference between you and इमरान नियाजी if you have to surrender legislations like this? कि जो आपको डायरेक्शन मिल रही है वो आप कर रहे हैं। मोहसिन दावड़ से आपने अग्री किया कि आप उसे कैबिनेट में रखेंगे, आप नहीं रख पाए। आपने अनाउंस किया, बाद में उसका नाम वापस लेना पड़ा। क्या रेट है आपकी, मैं पूछता हूँ आपसे। तो ये इन दोनों पार्टियों की करतूत है। अब इकॉनमी के साथ क्या हो रहा है, तो गवर्नमेंट ये समझ गई कि इस जो फ्यूल सब्सिडी है इसको रखते हुए हम IMF का प्रोग्राम नहीं ले सकते। और तमाम लोग जो पूछ रहे हैं कि सलूशन क्या है, कैसे फ्यूल की प्राइस कम होगी, आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, उनको जवाब ये है कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि आप 6 अरब डॉलर के लिए अग्री कर चुके हैं कि आपने ये सारा कुछ करना है जो इमरान खान की हुकूमत ने किया था। सो बी केयरफुल व्हेन यू ब्लेम एवरीथिंग ऑन द करंट गवर्नमेंट, क्योंकि पहले वाले भी बर्बाद करने आए थे, ये भी बर्बाद कर रहे हैं। ना उनकी क्लैरिटी थी ना इनकी है, दोनों के सेल्फ इंटरेस्ट थे। कोई स्टेट्समैन नहीं है सबके अंदर से। तो होता यह है कि वो सब्सिडी रिवोक की जाती है क्योंकि उसके बगैर पैसे नहीं मिल सकते आपको। दूसरी चीज़ ये की कि आते साथ इन्होंने 6% का इजाफा डिफेंस बजट में कर दिया, यानी कि एक ऐसी इकॉनमी जो कि पहले ही डूब रही है, जिसका जहाज़ डूब चुका है, और जो हम पिछले 6 महीने पहले मैं कह चुका हूँ इमरान खान की हुकूमत में, जो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि बैंकरप्ट हो चुका है पाकिस्तान। अगर IMF का ये प्रोग्राम हमें वक्त पे ना मिले तो हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, श्रीलंका बन जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद 6% आपने हाइक दी डिफेंस बजट को, HEC का बजट कट किया, हायर एजुकेशन के पैसे काटे, यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं, 23 मिलियन बच्चा स्कूल से बाहर बैठा हुआ है, उसके पास तालीम नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। तकरीबन 48% स्कूल एनरोलमेंट की जो एज के बच्चे हैं वो गलियों में फिर रहे हैं आपके, और आप किस चीज़ पे मज़ीद सब्सिडाइज कर रहे हैं, उसको किसको बढ़ा रहे हैं, डिफेंस बजट को। ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। उससे पहले आपकी लेजिस्लेशंस की हमने बात कर ली है, ठीक है। उसके अलावा एलीट प्रिविलेजेस की अगर बात करें कि अशराफिया को जो इस मुल्क के अंदर फ्यूल सब्सिडी की बेस पे जो पेट्रोल मिलता है, मराहत मिलती हैं, घर मिलते हैं और चीज़ें मिलती हैं, उसकी मद में 2660 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करती है, 2660 बिलियन। तो सिर्फ एक छोटा सा तबका है जो कि एंजॉय कर रहा है, वही ऑफिसर रैंक का तबका, वही तमाम बच्चे जो ख्वाब देखते हैं कि नीली बत्ती वाली गाड़ी चलाएंगे और आगे पीछे गार्ड्स होंगे, ये वही लोग हैं, ठीक है। और इसमें जुडिशरी भी है, सब हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जिनको ये सारी पर्क्स मिलती हैं जो किसी और पाकिस्तान में ज़िंदा हैं। असल दो कौमी नज़रिया ये है कि ये एलीट प्रिविलेज जो सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये एक और कौम है, मैं और आप एक और कौम है कि अगर बीमार पड़ जाएं अस्पताल में, हमें बेड नहीं मिलता, डॉक्टर नहीं मिलता, ज़मीनों पे लोग मरते हैं, जानवर अस्पतालों की कॉरिडोर्स के अंदर फिर रहे होते हैं। मैंने खुद देखे हैं लाहौर जैसे शहर के अंदर, तो और इलाकों में का क्या होता होगा आप तसव्वुर कर लीजिए अगर आप वहाँ से हैं तो ये बात है कि इस सारा कुछ होने के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ किस तरफ लाई करती हैं, आप खुद क्लैरिफाई कर रहे हैं उसको। अब ज़रा बात करते हैं पॉलिटिकल टर्मोइल की। तो बात यह है कि लोग कहते हैं कि इकॉनमी किस तरह से सेटल होगी इस गवर्नमेंट के अंडर, इनके पास कोई प्लान नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अपोजिशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने में। इमरान खान साहब वो शख्स हैं जो कि 2012-13 से सड़कों पर ही नज़र आ रहे हैं। सिर्फ 3 साल के लिए सड़कों से कंटेनर गायब हुए थे जब उनकी हुकूमत थी। जैसे ही उनकी हुकूमत चली जाती है वो कहते हैं कि पाकिस्तान तोड़ दो, बेशक मुझे वापस लेकर आओ। जब गवर्नमेंट में थे तब कहते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, और अब गवर्नमेंट में नहीं है तो कहते हैं कि 1 नहीं 3 पाकिस्तान, 3 टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के अगर मुझे गवर्नमेंट में नहीं लेकर आओगे। और वो इतनी स्पेस ले गए कि उन्होंने ये भी कह दिया कि फ़ौज तबाह हो जाएगी, नंबर 1, नंबर 2 मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, नंबर 3 डी न्यूक्लियराइजेशन हो जाएगी, यानी कि आपके एटमी हथियार भी आपके हाथों से छिन जाएंगे अगर आपने दोबारा से अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ ना किया। पॉलिसीज़ रिवाइज़ क्या है, मुझे दोबारा लेकर आओ, ये उनका मुतालबा है। ज़रा सुनिए आप।
अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी न्यूक्लियराइज करने की? सबसे बड़ा तो मसला उनको। मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि तो ये बात है कि हमें हैरानगी है कि इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन की तरह के लोग या और लीडरान जो पेरिफेरीज से थे या कोई और जगह से थे, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में शायद इतना बड़ा नाम नहीं होगा इमरान खान जितना, उन्होंने ऐसी कोई बात की तो आपने जेलों में सड़ाया, उनको बंद किया, फांसियाँ दी, उसके अलावा पाबंदियाँ लगाई उनकी तकारीर के ऊपर, उनको मेन स्ट्रीम से हटा दिया। लेकिन इमरान खान साहब पता नहीं क्या जादू की छड़ी है इनके पास कि जो उनके मुंह में आता है वो बोलते हैं और उनको कोई कुछ नहीं कह सकता इसके बावजूद। तो बात ये है कि इस कदर पॉलिटिकल टर्मोइल के आपने देखा इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते क्या हुआ कि वहाँ पर एक फजूल डिमांड कि अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ाद करो। ओ भाई, आज़ाद कैसे करें? 6 अरब डॉलर आपको अगर उनसे चाहिए, IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, वहाँ से अप्रूवल आता है, वो लिख कर देते हैं कि लोन चाहिए या नहीं चाहिए। आपको किस तरह आज़ादी की आप बात कर सकते हैं? 6 अरब के लिए अगर उनके बताए हुए पेट्रोल के रेट सेट ना करो तो आपको खाने को रोटी नहीं मिलती और आप बेवकूफ़ बना रहे हो आवाम को कि उनकी ग़ुलामी से आपको हम आज़ाद करेंगे, हमें ले आओ, और ये वाले इम्पोर्टेड हैं, हम इम्पोर्टेड नहीं हैं। पूरी कैबिनेट आपकी अमेरिका से आई हुई है, शहबाज गिल हो, सानिया निश्तर हो, मोहिद यूसुफ हो, और ये सारे के सारे जो लोग आपने बाहर से इंपोर्ट किए, एडवाइज़र्स की एक पूरी बारात मंगवाई बाहर से, वो सारे अमेरिकी लोग थे। किसने बुलाया उनको? आपने बुलाया। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे अमेरिका बहुत अच्छा था, उस टाइम पे आप आकर कह रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ बाहर से, जब आप उससे मिल के आए थे। पहला टूर आप वहाँ का कर रहे थे। सिर्फ जो बाइडन फ़ोन नहीं करता तो इसलिए गवर्नमेंट जो है ना वो सारी बाहर से इंपोर्ट हो गई है। तो फॉल्स नैरेटिव्स में लोगों को झोंक के बेवकूफ़ बना रहे हैं। इश्यूज़ की कोई बात नहीं कर रहा, किसी को होश नहीं है कि किस तरह से ये मुल्क बर्बाद हो रहा है। कोई सब्सिडी दे के जा रहा है। और इस तरह ही मिफ्ता इस्माइल साहब ने 2017 में जब नून लीग की गवर्नमेंट जाने वाली थी, इलेक्शन होने वाला था, तो टैक्स पे इतने बड़े बड़े कट्स लगाए कि टैक्स नहीं लेने हमने, ताकि अच्छा इमेज मेंटेन हो इलेक्शन से पहले। तो इनकी सारी प्रायोरिटी एक इलेक्शन होता है और कुछ नहीं होता। ये कौम का, इसके बच्चों का, इसके मुस्तकबिल का कुछ नहीं सोचते। सिर्फ ये सोचते हैं कि आने वाले इलेक्शन में हमें क्या मिलेगा और कुछ भी नहीं। सॉल्यूशंस की तरफ अगर आएँ तो बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस टाइम बैठ के ये सोचना होगा कि आप जिसके ऊपर ये बंदर बांट करते हैं हर 3-4 साल बाद कि इस्टेब्लिशमेंट का अगला नौकर कौन होगा, जब ये सारा स्टेक ही ख़त्म हो जाएगा, जब ये रियासत लपेट दी जाएगी, जब डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, डीमिलिटराइजेशन शुरू हो जाएगी कुछ रीजन से, आपके पास पैसे नहीं होंगे बेसिक नीड्स को फंड करने के लिए, तो फिर कहाँ सियासत करोगे? कहाँ इलेक्शन लड़ोगे? जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में पहले सेशन में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कहा था कि इमरान खान साहब मिसाक मईशत करते हैं, आए बैठे बात करते हैं। आपने कहा कि तुम तो चोर हो। बात यह है कि पाकिस्तान को कम से कम 20 साल के लिए कंटिन्यूस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चाहिए। कम से कम 4 टेन्योर पूरे हों जिसमें एक इकोनॉमिक पॉलिसी आए और परसिस्टेंटली वो आगे चले, उसको कोई आके रिवर्स ना करे, तो फिर बात बनती है। आप देखिए वियतनाम की तरह के मुल्क जो कि जंग से तबाह हाल हो चुके थे और दुनिया के सबसे गरीब ममालिक में शामिल हो रहे थे 70s में, ड्रामेटिकली चेंज हुए हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन साउथ ईस्ट एशिया एट दिस पॉइंट। सबसे तेज़ी से ग्रो करती हुई इकॉनमी है, 6.5 पे कोविड में ग्रो कर रही थी। क्या किया उन्होंने? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए हैं। उन्होंने कोई ग्रैंड नैरेटिव नहीं दिए, अमेरिका की ग़ुलामियाँ ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनाया आवाम को। सब्सिडाइज किस चीज़ को करना है ये भी उनको मालूम था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को उन्होंने परसू किया। और आज बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके घरों में भी हैं, आपको हैरानगी होगी, वियतनाम से बन के आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हों या और चीज़ें हों, चाइना को कम्पीट कर रही है उनकी इकॉनमी। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ। तो आप पुअरेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड को अपने सामने रिचेस्ट में तब्दील होते देखते रहे। आपसे छूट के बांग्लादेश गया और अब बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज़ में से एक है इस खत्ते के अंदर। क्या किया उन्होंने? सिर्फ ये किया कि आपकी तरह जंगो जदल में पढ़ने का शौक़ नहीं था उनको। ना उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी अफ़गानिस्तान में, ना उनको मिलिट्री ऑफशूट्स चाहिए थी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस की, और ना उनको टीटीपी या और लोगों से इंगेज करना था। ठीक है, आप लोग सारी के सारा पॉलिटिकल नैरेटिव आपका इस चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है कि अगले इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट से क्या रियायत हासिल करनी है, क्या रियायत हासिल करनी है, और कुछ भी नहीं। कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बात यह है कि जब तक हाइब्रिड रजीम चलेगी मुल्क मज़ीद बर्बाद होगा।
क्योंकि 2016 में ये हालात नहीं थे। उस टाइम एक परसिस्टेंट थी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जैसा भी था, बेशक करप्शन थी, सारा कुछ था, चल रहा था, एक चीज़ सब डिरेल हो गया, लिपट गया चंद लोगों की ख्वाहिशात की बेस पे। और अब भी दो ग्रुप्स की ख्वाहिशात ये हैं कि एक का ये है मैं डोमिनेट करूं, दूसरे का ये है मैं करूं। इन ख्वाहिशात के टकराव ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। क्या था अगर शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लेकर आते? मैक्सिमम कितना खींचते खान साहब इस हुकूमत को? नेक्स्ट ईयर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक ले जाते, इससे आगे क्या जाते? लेकिन क्यों लेकर आए? क्योंकि डील मिल गई। जैसी डील मिली भागते हुए आए और कहा कि नया इमरान खान मैं बनूंगा, आई एम द न्यू पपेट। क्या है अगर इमरान खान साहब अभी वेट कर लें और इस गवर्नमेंट को कितना शहबाज शरीफ ड्रैग कर सकता है? जून, जुलाई, अगस्त तक, अगले साल तक, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन क्यों घरों में नहीं बैठ रहे? क्योंकि उनको पता है नवंबर में नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है। तो जब सारे मुल्क के हालात एक अपॉइंटमेंट के ऊपर बेस्ड हों, तो फिर आप हिसाब लगाइए कि प्रायोरिटीज़ क्या होंगी। और ये तमाम के तमाम मसाइल हल करना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इंटेंट चाहिए, जो किसी भी स्टेट्समैन की है ही नहीं इस टाइम के ऊपर। सबका ये है कि हमें क्या मिलता है, क्या कंसेशन मिलती है, क्या डील मिलती है। तो जब तक हाइब्रिड रजीम नहीं टूटेगी, जब तक 20 साल के लिए परसिस्टेंट सिविलियन गवर्नमेंट्स फंक्शन नहीं करेंगी, जब तक 20 साल के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी, ताकि हर आने वाली हुकूमत पिछली गवर्नमेंट को डिरेल नहीं करेगी, उसकी पॉलिसीज़ को रोल बैक नहीं करेगी, कोई चेंज नहीं आ सकता। IMF इस तरह ही खाता रहेगा हमें, और ऐसे ही अपने सियासी मुफाद के लिए आप फ़ायदे करते रहेंगे, मज़ीद नुकसान पहुँचाएंगे मुल्क को। जो कंटेनर लेकर बाहर निकले हुए हैं, जिसमें वो बैठ के इस्लामिक टच दे रहे हैं अपनी बातों को, सब के सब झूठ बोल रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप धंसे हुए हैं कर्ज़ों के अंडर। और ये वो टाइम है कि रियलिज़म की तरफ आया जाए, रियलिस्ट फ़िलासफ़ी को फॉलो किया जाए और देखा जाए कि असल चीज़ क्या हो रही है, ना कि वो जो आपकी ज़ाती ख्वाहिश है। थैंक यू। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और सैयद मुजम्मिल के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो ये बात करते हैं बड़ी बढ़िया होती है और सही ऑथेंटिक बात होती है। पाकिस्तान की आवाम को जगाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर सैयद मुजम्मिल की तरह के लोग हो जाए पाकिस्तान में जी, तो एक रेवोल्यूशन आ सकती है। बिल्कुल। लेकिन इन जैसी सोच रखने वाले, मैं कहता हूँ कोई 1000 में से एक आधा ही बंदा हो। मैं इस तरह की सोच को दबाने के लिए हमारे कुरान काफी है भाई। हाँ, सही बात है। और मुझे तो सच में डर लगता है कि कहीं इसको कोई उठा ही ना ले भाई, क्योंकि ऐसी बातें करना खुलेआम ये वैसे हम भी कर देते हैं। एक और भाई है चैनल वाले, वो भी करने से डरते नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन भाई ये है कि जो पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान है ना, जो भी आज तक आए हैं, मुझे इनमें किसी में भी देशभक्ति नाम की जो है ना वो चीज़ नजर नहीं आती। कुर्सी जो भी अपनी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब अंदाजा लगाएं कि जब इनकी कुर्सी मतलब इलेक्शन आने लगते हैं ना, पहले सारा ये 5-4 साल जो है ना खामोशी के साथ इस तरह बैठते, कोई काम नहीं, खामोशी के साथ बैठते, जब इलेक्शन के साथ खाते हैं बैठ के लूटते हैं। और जब जनाब इलेक्शन नजदीक आ जाता है, अचानक से नौकरियां निकाल देते हैं, नौकरी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू हो जाते हैं, ताकि आवाम को खींचते हैं। तो मतलब ये कि वो अपने इलेक्शन को सिक्योर कर रहे होते हैं, अपनी जो है वोटिंग को सिक्योर कर रहे होते हैं। जिस तरह इमरान खान ने सिक्योर किया है। हाँ, सब्सिडी IMF की शराइत को माना नहीं है, उल्टा उसकी शराइत में से जो सब्सिडी है और बढ़ा दी। शहबाज शरीफ को बहुत जल्दी थी हुकूमत में आने, इसका इलाज मशावरत के लिए लंदन जा रहा है। अरे भाई तू इस काबिल नहीं है। शहबाज शरीफ का इलाज भी यही बना। हाँ। जो इसको फुदक रहा था ना, वो इसका इलाज भी ऐसे ही बनता। अच्छा, ये हुकूमत में ना आते ना, जो हालत खान साहब की होनी थी ना, पब्लिक ने खान साहब का नाम भी किसी ने नहीं लेना था। अब उनको हीरो बनाया इन्होंने, खुद इन्होंने बनाया है और वो बन गए। जो हालात हैं अभी पैदा हो चुके हैं, वो बन गया। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा हो, जो समझदार हो, सैयद मुजम्मिल की तरह, वो समझ सकता है कि असली हीरो जो जीरो है ना, वो इमरान खान। इस हालात में पाकिस्तान को लाने वाला
वही बंदा है दिवालिया हालत में महंगाई किस हद तक जा चुकी भाई। है। उस वक्त अगर IMF का को गुजारा। ये जो सब्सिडी शुरू की थी उस वक्त कर देता तो आज पाकिस्तान की ये हालत तो ना होती। उस वक्त अगर 10 रुपए बढ़ा देता ना, इतना बर्डन नहीं बढ़। हाँ, वो बर्डन जो था आवाम पर कम होता ना, जो है ना ज्यादा सरमाया का अलग उस पर बढ़ना था, लेकिन उस हालत में उससे फायदा उठा के सरमाया लोग, और आज मौजूदा हालत में कमजोर जो है कमजोरी पिस रहे हैं इसमें। आम गरीब आवाम हुई है, सरमायाकारों को इतना ज्यादा ना हो। ऊपर से कंट्री के टुकड़े भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब वो कह रहे हैं कि यार इतनी बड़ी सख्त स्टेटमेंट देने से भाई साहब वो कोई तब्दीली भी चाहते हैं। पूछेगा। उनका नारा क्या था? तब्दीली। वो पाकिस्तान को ही तब्दील करना चाहते हैं। तब्दीली और भाई साहब ये भी है कि यकूब होता ना, उससे बहस करता मैं, वो कहता था कि एक रेवोल्यूशन लाए, एक बंदा मिला है पाकिस्तान को, हाँ, तो ना मिला है पाकिस्तान। हम गुलामी नहीं करेंगे। यकूब ने तो अपने घर में गेट पे लिखवा दिया है, हम कोई गुलाम है, हम कोई गुलाम है। भाई, भाई गुलामी नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? अब हर स्कूटर और कार के पीछे भी यही कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है। हमको इस तरह गुलाम के अंधे हो चुकी है तो भाई, अवाम इमरान खान के पर। पता भी है कि हमको एड वहां से मिलता था, हमारा एक्सपोर्ट वहां पर होता है, फिर भी उनके साथ वेरी और उनके साथ डबल गेम खेली गई। भाई उसको पता चल गया था पिछले साल मार्च के अंदर, पता उसकी चल सजा- गया था, उसकी सजा इसलिए उसने मिलने मान ली नहीं थी शरायत IMF की, लेकिन जब उसे पता चल गया मैं वोट और नो कॉन्फिडेंस से नहीं रहूंगा, इसलिए उसने उसकी शरायत reject ये कर दी। सियासत है। उसने ये श्योर सियासत कर है। लिया अपने अगले 5 साल के हीरो उसने बन अपना गया ना, उसको थोड़े कर से दिया। अरसे में हीरो बन गया। और भाई दूसरों को इमरान zero कर खान जब दिया। नवाज शरीफ जीता था ना पिछले इलेक्शन में, उस वक्त कंटेनर के ऊपर 3-4 महीने के लिए कंटेनर के ऊपर लोगों को धरना दे के बैठा रहा, कितनी इकोनॉमी का नुकसान हुआ। अरे भाई कंट्री का सजा एक कंट्री को चलाने के लिए ना हुकूमत और जो अपोजिशन है जो मिलकर चलाती है। सही बात। हुकूमत के जो कांड वगैरह होते हैं ना वो अपोजिशन हाईलाइट करती हाँ। है, लेकिन ये अपोजिशन में बैठ ही नहीं रहा, ये तो कंटेनर पर चढ़ जाता भाई है। वो मुल्क के 3 हिस्से करना चाहता है, उसे क्या जरूरत है वहां क्या बैठने इसका की? यार? उसे तो पाकिस्तान के साथ लगाव है। अच्छा इस महीने का आखिर तो कह रहे हैं 260 रुपया लीटर हो जाएगा, तो हो जाएगा। कल की खबरें उड़ रही हैं भाई। कल का स्टोर करना चाहिए। हाँ, हमें कितना स्टोर कर लेंगे तारक भाई? चलो, हमारा तो जितना मुल्क के तो साथ- स्टोर कैसे करेगा वो भैया? ये 1500 से ऊपर तेल दे ही नहीं रहे। मुख्तलिफ- इतनी ज्यादा रश लगा ना, किलोमीटरों के हिसाब से लाइनें खड़ी कारें खड़ी हैं कतारों के अंदर। ये सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले यही चाहते हैं कि आए दिन कोई ना रेट बढ़ना है, इसलिए वो स्टोर कर लेते हैं। जो उन्होंने को 200 रुपये का मिलता है पीछे से हुकूमत से, वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में 250 से ऊपर देना पड़े सेल और मुअज्जम इतना ज्यादा अली, मुनाफा है, वो भी नहीं दे रहे। वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत मिल गई अब। अरे अच्छी ये- इज्जत इससे तो सारी आवाम को सारी अच्छी से मिल रही है, न्याय और का दायरा मिलेगी। खत्म हो गया। और बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अच्छा, भी- तालीम पर खर्च नहीं किया। हाँ, तालीम जिसकी अशद जरूरत है पाकिस्तान को, अशद असल जरूरत है। इनकलाब जो है ना वो तलीम की वजह से आना, अवेयरनेस जब पैदा होगी तब भी इनकलाब आएगा, तब मेरा भी भाई लोग पाएगा। और जो उससे अब बचे देख ले, कल्चर डिफेंस जो में हमारे बढ़ा बड़े है। बड़े सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वो बोल रहे थे ना सारे मुजम्मिल भाई कि जिन लाल बत्ती वाले और नीली बत्ती वाले, वो उनको तेल जो है वो फ्री दिया जाता है। बड़े बड़े अफसरों को उनकी तेल VIP के माल साथ दिया बिजली जाता भी है, फ्री है उनकी। बिजली भी फ्री दी जाती है। और बाकी जो है जो एक बोल रहे थे 23 मिलियन बच्चे तालीम से महरूम हैं। अरे भाई पाकिस्तान का फ्यूचर तो वो गलियों में रुल रहा है भाई। और इमरान खान जो गए, तारक भाई मैं कल वीडियो देख रहा, लाहौर शहर के अंदर 60 से 70 भैंस स्कूल के अंदर बंधी हुई थी। लाहौर में शहर के अंदर, हालांकि इजाजत भी नहीं है शहर के अंदर गाय भैंस रखने की, लेकिन वो गवर्नमेंट की जगह पर रखी वो हुई है। हुकूमत भाई नून लीग की है ना, लाहौर उनका है तो। और भाई साहब अगर पाकिस्तान का फ्यूचर इस तरह गलियों में रुलेगा तो कैसे तरक्की होगी। और जिस तरह बोला कि कोई बंदे का बच्चा आए जिसको कोई कंट्री से भी प्यार हो, अपनी पार्टी से प्यार ना हो, PTI से नहीं, नून लीग से नहीं, कंट्री से प्यार है भाई। जो कंट्री से प्यार करेगा वही कंट्री को निकाल सकता है इस दलदल से,
वरना ये जो कंट्री जिस हालत में जिस जगह पर अच्छा पहुंच चुका है तारक ये कभी भाई, निकल इमरानों नहीं को तो सकता। कंट्री से प्यार नहीं, हम लोगों को भी नहीं है। भाई हम तो हम क्यों उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, हम उनके पीछे क्यों, हमको नहीं है प्यार अपनी कंट्री से। भाई, भाई हमको भी इतना नहीं है। ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन है नहीं है अभी, कोई प्यार ऑप्शन नहीं। क्या करें वोट आज अब जो वोट ना जो भाई। हम हम जानते उनके सारे हैं। करतूत देख रहे हैं, समझ तो रहे हैं। भाई खान तो साहब फिर को क्यों हकीकत उनको से इस कोई नहीं तरह से जानता है। सपोर्ट कर रहे हैं। खान साहब की खान तो साहब हकीकत को जानता है। हकीकत क्यों जानता है। वो नहीं सगा जानता? होता तो वो खाना तोशा वाले जो है वो जो तवाइफ मिले थे तोहफे वो खा जाता अपनी जेब में रखता, वो भाई कंट्री में लगाता, किसी के अच्छे काम में लगाता, वो तो अपनी जेब भरता रहा है। वो पीछे आज मैंने एक न्यूज़ सुनी भाई कि एक वीडियो एक ऑडियो लीक हुई है मलक रियाज और उसकी बेटी के बीच में, और वो बोल रहे थे कि कुछ केस फंसा हुआ था एक्साइज में। अच्छा मलक रियाज का पाकिस्तान के मिलियनेयर हैं भाई, बहुत बड़े बंदे हैं, बैरियर टाउन वाला। बैरियर डाउन वाले, और उनका केस फंसा हुआ था और उन्होंने जी अंगूठी दिया है हीरे की इमरान खान की वाइफ को, अच्छा और उसकी इस जंगल से हमें निकालो। डील हो रही थी और डिमांड इस तरह की हो रही थी, बेटी अपने बाप से बात कर रही थी, वो ना कह रही थी कि वो हीरे की अंगूठी की पता नहीं 3 कैरेट की कितने वो वेट की कुछ वो मेंशन कर रही थी, तो वो इतनी हीरे की अंगूठी मांग रही है, तो वो कहते हैं तो दे दो उनको, तो कहती है मैंने हाँ बोल दिया, वो 1-2 दिन तक मिल जाएगी हीरा, वो मिल जाएगा। और वो जी इमरान खान की जो मैडम है उन्होंने बोला है कि हम जो है ना जो नीचे अंगूठी होगी वो हम खुद बनवा लेंगे, उसके आप पैसे दे दें। तो अब देखें यहाँ की सियासत क्या करती है, तो साफ ज़ाहिर करप्शन हो रही है भाई। बिल्कुल। एक गैर कानूनी काम पे करने में हेल्प करके वो उसका मुआवजा जो अपनी जेब में रख रहे हैं, कंट्री का नुकसान कर रहे हैं, अपनी जेब में भर रहे हैं। भाई ये कंट्री का सगा है इमरान खान, कोई ना कोई कोई भी भी सगा नहीं सगा भाई। अब जरदारी साहब बिल्कुल चुप करके बैठे हैं। वो तो हंसता है ना। हाँ, ना 5 उधर साल का, ना उधर अच्छा का। उसने ना अब कोई पता नहीं बयान वो दिया, reaction 5 दिया। साल उसने हुकूमत की सोते हुए शेर की तरह बस एक सोता रहा, सिर्फ बिलावल साहब आए थे चाइना पर अटैक, वो पाकिस्तान अच्छा पर जब attack, बिलावल उसके जा बाद रहा खामोश है हो वो गए। रहे हिना रब्बानी घर के साथ गया हुआ है आयरलैंड के अंदर, और वो जर्मनी वो के किसके खर्चे पर गया है? जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर आई है बेचारी, उसको भी कोरोना कर दिया बिलावल भुट्टो साहब ने। तो क्या हो रहा है भाई, ये कुछ खुद को इनको कोरोना है तो फिर भाई मास्क लगा लो, दूसरों को बोलते हैं मास्क लगाओ, खुद लगाते नहीं। तो ठीक है भाई क्या बताएं, अब मुल्की हालात जो है खराब चल रहे हैं, ये महंगाई इतनी 40% बढ़ चुकी है, पेट्रोल बढ़ चुका है, खाने की चीजें बढ़ चुकी हैं, घी इतना महंगा हो चुका है कि गरीब बंदे गंदम के का लिए रेट 250 हो गया बुरे है। हालात, जब हमने पाकिस्तान सेल में आउट बहुत की थी ज्यादा तब बुरे 2100 था, अब हाँ, 2800 हो गया है। 2100 तो अब 2800 रुपया, तो मजीद जो है वो बढ़ता बढ़ते जाएगा। ही है। जिस हिसाब एक- से तेल बढ़ेगा ना, तेल भी आज या कल को बढ़ जाएगा। एक 50 गरीब बंदे के लिए 25 भाई सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है, और कैसे बढ़ाएंगे। अब आला तलीम के लिए वो जो फंड लगाए थे वो भी कमी की जा रही है, बंदा पढ़ेगा नहीं तो पाकिस्तान क्या लगाएगा, वो क्या करे, डंकी लगाएगा, पंचर लगाएगा, क्या करेगा भाई। तारक भाई ये जमाते कोई- आपस में बैठे हैं, कोई सूरत तमाम हमारे नजर मसाइल का नहीं आती। हल निकालें। अच्छा खान साहब उनके साथ ना मतलब बैठने ही नहीं चाहते हैं असल में। ये अब अपोजिशन में हालात बैठ को बिगाड़ कर रहे हल हैं निकालते हैं। बैठे तो सामने वो बैठ सवाल के करेंगे भाई तूने क्यों ऐसा किया, हम्म। इस तरह नवाज शरीफ बोलते थे मुझे क्यों निकाला, इमरान खान बोलता 12 बजे अच्छा, कभी तो वो रात आदमी के के- 12 बजे क्यों अदालतें खोली कि भाई जो कांड करके गया इसलिए खोली। तो नवाज शरीफ को पता नहीं था मुझे क्यों निकाला। हाँ उसको पता नहीं चला था, इमरान खान को पता पहले से था, क्या फिर जानबूझ के कहता मुझे क्यों निकाला, भाई जो गंद मार के गया है उसलिए निकाला। और ऊपर से शहबाज शरीफ वो इस तरह महक पकड़ के ना वो हर बार ऐसी जोशेली उसको बिजली के झटके लगते हैं। दौरा पड़ता था। दौरा पड़ता अच्छा। और वो महक का ना पाकिस्तान के लोग ठीक हो गए ठीक हो गए, अरे भाई कैसे ठीक होंगे, तुम्हारे जैसे लीडर होंगे तो कैसे ठीक कैसे होंगे। ठीक होगा। तो भाई ठीक है, तारक में वो गया था हुक्मरान हमारा दुबई के अंदर, सऊदीया के अंदर और तुर्की के अंदर, उधर जाकर पति क्या बोलता है, मैं आपसे भीख नहीं लेने आया, ये हमें हमारी मजबूरी है, हमें कुछ ना कुछ दे। आप हमारे सीनियर भाई हैं, हाँ। बड़े बड़े अजीज भाई हैं। पिछले इतने सालों में आपने हमें सपोर्ट किया, आप भी हमें सपोर्ट कर, लेकिन किसी ने भी ना इतने अच्छे से वो
उनके भाई जज्बात किसी ने देख के हाथ समझ ही नहीं नहीं मिलाया। अरे भाई ये तो कंट्री है और ये ये तो सियासतदान रोज बदलते रहते हैं। एक सगा भाई हो ना तो कुछ वो अपने तगड़े भाई के पास या रिश्तेदार के पास गरीब बंदा भाई चला जाए ना अमीर के पास तो उसको पता चल जाता है कि ये भाई कुछ ना कुछ मांगने आया है तो वो उसको टाल देता है, वो अपने रोल में पड़ जाता है, कहता है भाई हमारे यह कारोबार